हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो देखिए, ऑक्सीजन फैमिली आपका होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो। इन सभी की वैलेंसी जो होगा वो 2 होगा। इन सभी की वैलेंसी कितना होगा? जैसे ऑक्सीजन को देख लीजिए। ऑक्सीजन आपका 8 परमाणु संख्या रखता है, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 6 होगा। तो यहाँ पे वैलेंसी का क्या मतलब है? वैलेंसी का मतलब है कि तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या कहलाएगा? वही इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका वैलेंसी कहलाता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तत्व से लेने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो वही आपका क्या कहलाएगा? वही आपका वैलेंसी कहलाता है। इसका वैलेंसी कितना होगा? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का 2 है तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इन सब का वैलेंसी कितना होगा? इन सब का वैलेंसी 2 होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 होगा। कहाँ चला गया जी? क्वेश्चन नंबर 42। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, गंधक की परमाणु संख्या बताना है। तो गंधक यानी कि इसको हम सल्फर कहेंगे, और सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर की परमाणु संख्या 16 होता है। अगर इसकी वैलेंसी की बात किया जाए तो ये आपका कार्बन फैमिली में आवेगा। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, इन सब की वैलेंसी 4 होता है। तो सल्फर का वैलेंसी भी कितना होगा? सल्फर का वैलेंसी भी 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। 43। अभिक्रिया समूल अभिक्रिया समूह CO को क्या कहा जाता है? अल्डिहाइड, तो यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ, अल्डिहाइड का CHO होता है। अल्कोहल का OH होगा। ईथर का ROR होगा। और यहाँ से कार्बोनिल का CO होता है। और CO यानी कि यही आपका क्या है? यही आपका कीटोन होता है। COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार से X को हाइलोजन कहा जाता है। X को क्या कहते हैं? X को हाइलोजन कहेंगे। उसी प्रकार से NH2 को अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन कहेंगे। और COOR, इसको एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर मुख करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। CO को हम लोग क्या कहते हैं? CO को हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा।
बिल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये आपका सीएनजी में होता है, ये आपका सीएनजी में होता है, इसका सूत्र CH4 होता है, इसका सूत्र C2H6 होगा, ये आपका C2H2 है और ये आपका C2H4 है। अब इसी का प्रयोग हम लोग बिल्डिंग गैस में करते हैं। इसी का नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है? इसी का नाम है एसिटिलीन। इसी का क्या नाम है दोस्तों? एसिटिलीन नाम है, एसिटिलीन। इसमें आपका कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और साथ में यहाँ पे एकक हाइड्रोजन भी होता है। एकक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो कार्बन को सबसे पहले लिख लेते हैं। कार्बन 6 होता है। 6 को जब तोड़ेंगे तो आवेगा 2 और 4। इस 4 में आपको क्या करना है? 4 में आपको 10 ऐड कर देना होता है। तो 4 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 14। तो आपका कौन सा है? 14वां। 14वां वर्ग में है। कौन सा वर्ग में है? 14वां वर्ग में है। 14वां वर्ग में कुछ और भी हैं, जैसे कि काशी, गेलन, शंकर, पार्वती, ये सारे आपका ग्रुप नंबर 14 का मेंबर हैं। ग्रुप नंबर किसका मेंबर है? 14 का मेंबर हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बताना है। तो कार्बन कार्बन के बीच में आप एथाइन का बात कीजिएगा तो एथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को हम लोग लिखेंगे C2H6। तो इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसी प्रकार से N2 बनने में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन O2 बनने में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। CCl4 बनने में कार्बन क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे पहले यहाँ पे हैलोजन देख लीजिए। हैलोजन को एक्स कहते हैं। तो फिर कल, बाहर, आई, आंटी, ये सारे आपका हैलोजन है। इसकी क्रियाशीलता अगर देखिएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों को ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका फ्लोरीन है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। 48। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? देखिए, आवर्त किसको कहा जाता है? आवर्त जो आपका सोया हुआ लाइन है इसको आवर्त कहेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा कितने आवर्त हैं? ऐसा टोटल आपका 7 आवर्त हैं। कितने हैं? 7 हैं। अगर वर्ग की संख्या पूछा जाए, वर्ग यानी कि ग्रुप, तो ग्रुप की संख्या 18 है और पीरियोड की संख्या कितना है? तो पीरियोड की संख्या यहाँ से 7 है। आगे बढ़ेंगे। पोटेशियम की पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। तो इसकी वैलेंसी बताना है, संयोजकता। तो ये आपका ग्रुप नंबर 1 का तत्व है। ग्रुप नंबर 1 का है, जैसे इसमें आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। तो यहाँ से इन सब की जो वैलेंसी होगा वो आपका 1 होगा। आप 19 को भी तोड़ सकते हैं। के यहाँ पे 19 है, इसको तोड़ेंगे तो आवेगा 2, 8, 8 और लास्ट में कितना आवेगा? 1। इस सब को हम लोग कहते हैं क्षार धातु। क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। और ग्रुप नंबर 2 वाले को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रुप नंबर 2 वाले को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा धातु। जैसे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रांसियम, रेडियम, बेरियम, ये सब का वैलेंसी आपका कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ये आपका ग्रुप नंबर कितना का मेंबर है? ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। 2 का तत्व है तो इसकी वैलेंसी 2 होगा।
तोड़ के भी देख सकते हैं। Mg12 होता है, 12 को तोड़ेंगे 2 8 2 होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका मेटल है। मेटल मीन्स धातु है। जिन जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो या इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो, ये सब आपका क्या कहलाएगा, ये सब आपका धातु कहलाता है। और जिन जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 5 6 7 और 8 हो, वो सब आपका क्या कहलाएगा, वो सब आपको अधातु के कैटेगरी में रखा जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं, इसकी संख्या क्या है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब यहाँ पे हम लोग जिक्र करने वाले हैं क्या, ग्रुप का। तो ग्रुप आपका कितना है, ग्रुप की संख्या आपका जो है, ग्रुप्स आपका टोटल 18 है। पीरियोड्स कितना है, पीरियोड्स आपका यहाँ पे टोटल 7 है। तत्वों की संख्या अगर देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिएगा तो 114 प्लस है। पहला तत्व इसमें आपका हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन है। कुछ यहाँ पे अक्रिय तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और साथ में रेडान। इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी तत्वों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी वैलेंसी कितना होती है, तो इनकी वैलेंसी 0 होता है। इनको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको नोबेल गैस कहा जाता है। इन्हीं को आइडियल गैस भी कहते हैं, इन्हीं को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, इन्हीं को अक्रिय तत्व भी कहेंगे। और ये आपका ग्रुप नंबर 18 का मेंबर होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है। आप इसको तोड़ करके देख सकते हैं। 9 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और 7 होगा, और 7 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 वाले अधातु होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 को तोड़ेंगे तो 6 भी आपका टूटेगा, तो 2 और 4 में टूटेगा। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अधातु के कैटेगरी में है। यहाँ से 12 को तोड़ लीजिए तो 2 8 और 2, ये देख लीजिए धातु है। ये क्या है, ये आपका धातु है। उसी प्रकार से 8 को तोड़ लीजिए तो ये आपका 2 और 6 में टूटेगा, और ये आपका क्या होगा, अधातु होगा। धातु के लिए आप लोगों को बताया गया कि धातु के लिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन 2 होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन 3 होना चाहिए, तब वो धातु होगा। यहाँ अगर धातु है तो इसमें धातु का नाम देखिएगा तो Mg हो जाएगा, क्योंकि Mg का वैलेंसी कितना होता है, Mg की वैलेंसी 12 होता है। आगे मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 52 होगा। आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, कागज उद्योग, लाख उद्योग, टिम्बर उद्योग, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सिंचाई, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक क्या है। इस तकनीक के बारे में बताना है। इस तकनीक को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इस तकनीक को हम लोग टपकन सिंचाई कहते हैं। क्या कहेंगे, टपकन सिंचाई। ये आपका लास्ट लेसन से है। ये देख लीजिए, उत्तराखंड में, उत्तराखंड यानी कि ये आपका उत्तरांचल है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, वो आपका कब शुरू हुआ था, 1971 में, 1981 में, 1973 में, 1988 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1973। 1973 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ये पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्याय पर्यावरण पर्यावरण बचाव से रिलेटेड है, बचाव से रिलेटेड। पेड़ को काटने से रोका गया था, पेड़ को बचाव हेतु, पेड़ को बचाव हेतु ही चलाया गया था। लोग पेड़ में क्या करते थे, महिलाएं और पुरुष, है ना, महिलाओं एवं पुरुष पेड़ से चिपक जाते थे और उसको काटने से रोकते थे। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। तो दोस्तों कवक में आपका मृत पोषी पाया जाता है, मृत पोषी।
पोषण की यहाँ पे दो विधियां होती है, एक को कहते हैं पर पोषण, एक को कहते हैं पर पोषण, और एक को कहते हैं विषम पोषण, सॉरी एक को कहते हैं स्वपोषी। एक को पर पोषण कहेंगे, अब एक को स्वपोषण। स्वपोषण स्वपोषण जो अपना भोजन खुद बनाएगा उसका नाम है स्वपोषण, और जो अपना भोजन खुद नहीं बनावेगा वो परपोषण कहलाता है। यहाँ पे कवक आपका क्या है? कवक आपका एक जीव है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनावेगा, ये बनावेगा आपको, ये आपको मृत जीवों के शरीर के कांटेक्ट में रह करके अपना भोजन को ग्रहण करता है, तो ये आपका परपोषण का ही एक विधि होता है, मृतपोषी। तो ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन जल्दी गल सड़ जाएगा? तो मृत घास के पत्ते आपको आसानी से क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाते हैं। पॉलीथीन नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया आपको मुख गुहा से होता है, मुख गुहा से। इसके लिए हमने लॉजिक बनाया था, महात्मा गांधी जी आइए चंपारण इन बिहार, मुख गुहा, ग्रसनली, इसका क्या तो था, महात्मा गांधी जी आइए चंपारण इन बिहार था, तो यहाँ पे ये देखते थे कि C4 छोटी आंत था और B4 बड़ी आंत था। और यहाँ से एक और था जो हमें याद नहीं आ रहा है कन्फर्म, महात्मा गांधी जी आइए चंपारण इन बिहार, तो MGGCB था, पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, फिर आपका एक और जी से होता है जी हमको याद नहीं है कन्फर्म, C से छोटी आंत, और लास्ट में आपका होता है बड़ी आंत। इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे EG का मतलब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें कन्फर्म याद नहीं है। बायो मेरा थोड़ा कमजोर है दोस्तों, बायो उतना कंप्लीट नहीं है मेरे को। आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रकर्म कौन कौन है? तो श्वसन भी है, प्रजनन भी है, पोषण भी है, और इनमें से सभी भी है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। किण्वन क्रिया कहाँ होती है? किण्वन की क्रिया आपका ईस्ट में होती है। किसमें होती है? किण्वन की क्रिया आपको ईस्ट में होती है, ईस्ट में, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को, रुकिए रुकिए 1 मिनट, वायवीय श्वसन है ना, तो वायवीय श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। वायवीय श्वसन का मतलब कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा। श्वसन आपका दो प्रकार के होते हैं। श्वसन आपका कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक आपका वायवीय श्वसन और एक है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन और एक आपका अवायवीय श्वसन। इसमें आपका ATP के रूप में आपका जो निकलेगा वो 38 ATP के आसपास में निकलता है, और इसमें आपका लगभग 2 ATP निकलता है। ATP का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई ट्राई फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट होता है। उसी प्रकार से AMP होता है, और उसी प्रकार से ADP होता है। AMP का मतलब हो गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ADP का पूरा नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई में 3 होता है, 3 में से एक निकल जाएगा तो ADP बनेगा, और ADP में से एक निकल जाएगा तो AMP बनेगा। आप लोग LPG और CNG का पूरा नाम आप लोग बता सकते हैं। LPG और CNG, LPG और CNG के बारे में आप लोग इसको पूरा नाम लिख सकते हैं, LPG क्या है, CNG क्या है। आगे बढ़ेंगे। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें ग्लूकोज को कहते हैं, ग्लूकोज को। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6 C6H12O6 होता है। आगे बढ़ेंगे। पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस अंग से होता है? पौधों में बाष्प उत्सर्जन की क्रिया फूल में,
पत्ती में, तना में, सभी में, तो लगभग सभी में होगा। आगे बढ़ेंगे। मानव हृदय जो है, मानव जो आपका हार्ट है, वो किस तंत्र का भाग माना जाता है? इसको पाचन में कोई भूमिका नहीं है, उत्सर्जन में भी कोई भूमिका नहीं, श्वसन में भी कोई भूमिका नहीं। ये आपका क्या करता है? ये ब्लड पर प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है? ब्लड पे प्रेशर क्रिएट करेगा, ब्लड पे प्रेशर क्रिएट करता है। अर्थात हृदय जो आपका है केंद्रीय पंप अंग है। हृदय क्या है? केंद्रीय पंप अंग की तरह काम करता है। केंद्रीय पंप अंग है। आगे बढ़ेंगे। मानव का जो हृदय जो होता है ना, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आपका आलिंद होगा, 2 आपका आलिंद और 2 आपका निलय होता है। निलय, निलया, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है? इसमें आरबीसी नहीं होगा, लसिका नहीं होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो कौन होगा? ट्राइब्रिनोजिन होगा। ये आपको रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? सहायता पहुंचाता है। पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? ये आपका संचित होते हैं छाल में भी, पत्तियों में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, और इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जैसे आपने रेजिन का नाम सुना होगा, गोंद का नाम सुना होगा, लैटेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो सब क्या है? वो सब आपका पेड़ पौधों का अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा? एमिनो अम्ल के विखंडन से, एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। इसका नाम अमोनिया है। क्या नाम है? अमोनिया। इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को दम घुट्टू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आपका क्या है? अमोनिया है। AMMONIA, यहाँ पे डबल एम होगा। आगे बढ़ेंगे। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क देखिए, पाचन की क्रिया में भूमिका नहीं निभाएगा, प्रजनन में भी नहीं, ATP के निर्माण में नहीं। क्या होगा? उत्सर्जन में होगा। उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर से शरीर से अवशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना? पदार्थ को बाहर निकालना, बाहर निकालना, तथा लाभकारी लाभकारी पदार्थ को लाभकारी पदार्थ को कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो यही आपका क्या कहलाता है? ये आपका श्वसन कहलाता है। आगे मूव करेंगे। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए, इन्सुलिन आपका पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन भी आपका पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन भी आपका पादप नहीं है। आपका एक ही आंसर है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन है। आगे मूव करेंगे। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन। C2H2 इसका सूत्र होता है। इसी का नाम है इथाइन। क्या नाम है? इसी का नाम है इथाइन। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होती है? तो 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी मतलब 24 को होता है। रुधिर चाप को नियंत्रण किया जाता है। ये आपको नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सही कर दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम डाउट में हैं। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रा में किस प्रकार की विधि होती है? हाइड्रा में प्रजनन की किस प्रकार की विधि होती है? तो हाइड्रा में आपका होता है दोस्तों द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। इसमें लैंगिक जनन नहीं होगा, मुकुलन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा।
पुष्प में नर प्रजनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्प में नर है तो पुंकेसर, पुंकेसर इसको कहेंगे, और स्त्री है तो उसमें हो जाएगा स्त्री केसर। क्या होगा? स्त्री केसर। अगर यहाँ पे नर और मादा में देखा जाए, नर और मादा में, तो नर में आपका क्या होगा? नर में शुक्राणु कौन क्रिएट करता है? तो शुक्राणु क्रिएट करने वाला आपका क्या बोलते हैं इसको? वृष्ण उसको बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, वृष्ण, वृष्ण। और मादा में अगर देखिएगा तो यहाँ पे अंडाणु का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? अंडाशय द्वारा होता है। इसको टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। अब इसको ओवरी बोलते हैं। इन दोनों की संख्या 2 होते हैं। ये नर में होगा, वृष्ण आपका नर में होता है, और अंडाशय मादा में होता है। ठीक है, ये आपका शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है। मतलब वृष्ण है से क्या बनाएगा? शुक्राणु, और अंडाशय है से क्या बनाएगा? अंडाणु बनाता है। शुक्राणु बनता है, देखिए प्रश्न आ गया, शुक्राणु कौन बनाता है? तो शुक्राणु आपका वृष्ण बनाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ेंगे। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पे निम्नलिखित में क्या नहीं था? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अपना लिंग बदल सकते हैं? ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसको बता दीजिएगा, हम कंफर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आवेगा? तो पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से सभी आवेगा। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इनमें से सभी। कौन बोलो? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? तो मेढक आपका प्राथमिक है। मेढक आपका क्या है? प्राथमिक है, क्योंकि ये उत्पाद पे निर्भर रहता है। इसमें आपका होता है उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर होगा तृतीय उपभोक्ता। उसी प्रकार से आपका चतुर्थ उपभोक्ता भी होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले सकते हैं घास, चूहा, बिल्ली, बिल्ली, कुत्ता, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने बाघ ले लिया। तो ये आपका उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, और ये आपका चतुर्थ होगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न होगा आज का। निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण है? कौन जल्दी विघटित नहीं होगा? तो डीडीटी, डीडीटी ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सब विघटित हो जाते हैं, ये सब विघटित हो जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। डीडीटी का पूरा नाम होता है डीडीटी, है ना, डीडीटी, डाई क्लोरो, डाईफेनिल, फेनिल ट्राई क्लोरो इथेन, इथेन होता है। ये एक प्रकार के क्या है? कीटनाशक है, कीटनाशक है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड जो वर्ल्ड वार था ना, उस समय इसका उपयोग बड़े पैमाना पर किया गया था। तो इससे आपको मानवों को भी नुकसान होता था, इसीलिए इसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। चलिए, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोज।